हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो चुका है। उसी प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इस चैप्टर को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप पूरे ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और उनके सही आंसर्स को आपके सामने लाया जाएगा। आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, आंसर्स को ध्यान से देखें, याद करने का कोशिश करें ताकि आप क्लास 11 के एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके और क्लास 12 में आप चले जाएं। अभी हम लोग अपने काम की ओर बढ़ते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर डिस्कशन होगा। सबसे पहले ये बता दे बेटा कि एक समरी के रूप में हम लोगों को पता है कि सारे सजीवों का शरीर जो है वो किससे बना है? कोशिका से बना है ना, कोशिका से। कोशिकाओं के समूह को ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू के समूह को, ऊतकों के समूह को ऑर्गन कहा जाता है, अंग। ठीक है, और अंग जो है आपस में मिल करके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं और सारे अंग तंत्र आपस में मिल करके एक जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ये हायरार्की है ना। सारे सजीवों का शरीर सेल यानी कि कोशिका से बना है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ऊतकों का समूह अंग का निर्माण करता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक जीव का संरचना हो जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये एक हायरार्की है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन एन एनिमल इज। किसी जंतु में आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? अभी जस्ट आपको डिस्कस किया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो क्या हो जाएगा? सेल, कोशिका ही है ना। सो ऑप्शंस 4 आपको दिए गए थे, ए ऑर्गन, बी टिश्यू, सी सेल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल, यानी कि कोशिका ही किसी जंतु में आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function are। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मतलब कोशिकाओं का समूह। तो अभी जस्ट बताया क्या है? कोशिकाओं का समूह क्या कहला रहा है? ऊतक, टिश्यू। तो 4 ऑप्शंस है, ए सेल, बी टिश्यू, सी ऑर्गन और डी ऑर्गन सिस्टम। जहां मैंने कोशिकाओं का समूह देखा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ। शरीर का प्रत्येक अंग एक या अधिक प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रिक्त स्थान से बना होता है। तो ऑर्गन किससे बना होता है? ऑर्गन टिश्यू से बना होता है। पूछा है अंग किससे बना होता है, तो अंग ऊतक से बना होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए टिश्यू, बी सेल, सी सेल ऑर्गेनेल्स एंड डी नन ऑफ दिस। सही आंसर आपका हो जाएगा कि ऑर्गन टिश्यू का बना होता है, प्रत्येक अंग जो है वो ऊतक का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्रॉग कैन लिव इन। एक मेढक कहाँ रहता है, कहाँ जीवित रह सकता है? ऑप्शंस है, ए फ्रेश वाटर, बी लैंड, बोथ इन फ्रेश वाटर एंड लैंड एंड डी नन ऑफ दिस। फ्रेश वाटर मतलब ताजे पानी का स्रोत, मीठा जल, लैंड मतलब भूमि, और सी है दोनों, फ्रेश वाटर में भी और लैंड पर भी, डी नन ऑफ दिस। हम लोगों को पता है, बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है, एक फ्रॉग जो है वो दोनों जगह रहता है, बोथ इन फ्रेश वाटर एंड लैंड। इसीलिए तो फ्रॉग को एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया यानी कि उभयचर, वो धरती पर भी रहता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के लिए उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है, सो वो पानी में भी रहता है। तो एक मेढक धरती और जल दोनों में रहता है, इसीलिए उसको एम्फीबिया कहा जाता है, उभयचर के नाम से वह जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एज। वो जीव जिनका शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है, उनको क्या कहते हैं? आपको पहले भी बताया गया है कि उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है। हम लोगों का नहीं बदलता है। पहले आपको पढ़ाया जा चुका है कि जनवरी का भयंकर ठंड का महीना हो या जून का भयंकर गर्मी का महीना हो, हम लोगों के शरीर का तापमान स्थिर रहता है ना। पर कुछ जीव हैं जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता है, उनको कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ था, ए पोइकिलोथर्म्स, बी होमोथर्म्स, सी आइसोथर्म्स और डी नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या हो जाएगा? पोइकिलोथर्म्स, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मछली वाला ग्रुप यानी कि फिशेस, मेढक वाला ग्रुप यानी कि एम्फीबिया और सांप वाला ग्रुप यानी कि सरीसृप वर्ग रेप्टाइल्स, ये तीनों ग्रुप के जो जीव हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है। और इसीलिए चूंकि शरीर का तापमान कांस्टेंट नहीं है, वह अपने जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के पर्यावरण के तापमान के साथ घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसीलिए वो अत्यधिक जाड़े में वो विंटर स्लीप में चल जाते हैं, जिसको आपको बताया गया है हाइबरनेशन, और अत्यधिक गर्मी में वो समर स्लीप में चल जाते हैं, जिसको बताया गया है आपको एस्टिवेशन। जाड़े में हाइबरनेशन और गर्मी में एस्टिवेशन, इसी कारण, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, उनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान, द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कंस्टिट्यूट विच ऑर्गन सिस्टम। हार्ट मतलब हृदय, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, और ब्लड मतलब रुधिर। तो ये तीनों हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड किस ऑर्गन सिस्टम के का निर्माण करते हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र, उसी में ना आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए नर्वस सिस्टम, बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी डाइजेस्टिव सिस्टम और डी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। नर्वस सिस्टम क्या हुआ? नर्वस सिस्टम हुआ तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड किसका निर्माण करते हैं? वो करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण, यानी कि परिसंचरण तंत्र का निर्माण। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, श्वसन तंत्र का काम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए डाइजेशन ऑफ फूड, बी गैसियस एक्सचेंज, सी ब्लड सर्कुलेशन और डी दिया हुआ है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। श्वसन तंत्र का काम क्या है? श्वसन तंत्र का काम है गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच आदान प्रदान, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। क्या पूछता है कि कौन सा अंग तंत्र किसी जीव के शरीर को नियंत्रित और समन्वित करने के लिए उत्तरदायी है? बेटा, जहां भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय की बात हम लोग करते हैं, वहां पर हमारा तंत्रिका तंत्र आ जाता है। क्लास 10 का याद आया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हम लोग करते थे तंत्रिका तंत्र में। कौन सा अंग तंत्र है जो किसी भी जीव के शरीर को नियंत्रित और समन्वित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र, नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ था, ए मस्कुलर सिस्टम, बी एंडोक्राइन सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम, डी एक्सक्रीटरी सिस्टम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड एंड एब्जॉर्प्शन? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, भोजन का पाचन और अवशोषण, पाचन तंत्र, यही ना आंसर होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बी एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हम लोग किडनी की पढ़ाई करते हैं,
शरीर से उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग बाहर निकालते हैं। सी सर्कुलेटरी सिस्टम, डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी जस्ट बताया गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण तंत्र, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड की कहानी हम लोग कहें अभी। तो ब्रेकिंग डाउन फूड में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन सिस्टम विच रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड रेगुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अभी जस्ट आपको बताया गया है, अंग तंत्र जो शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को निकालती है और पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करती है। तो वो हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि हम लोग किडनी की बात करते हैं, है ना। 4 ऑप्शंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जैसे ही बात करते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने में कौन सा तंत्र हम लोग को, कौन सा अंग तंत्र मदद करता है? तो उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम मदद करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन ऑफ द फ्रॉग इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो मेढक का त्वचा है वो किसकी उपस्थिति के कारण स्मूथ मतलब चिकनी और स्लिपरी मतलब फिसलन, चिकना भी और फिसलने वाला भी, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, ऐसा इसलिए उसकी त्वचा जो है वो चिकनी और फिसलन भरी होती है क्योंकि उसके त्वचा पर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, एक चिपचिपा पदार्थ। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए म्यूकस, बी क्यूटिकल, सी काइटिन और डी सुबेरिन। क्यूटिकल और सुबेरिन तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे प्लांट सेल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। और श्लेष्मा यानी कि म्यूकस की उपस्थिति के कारण ही मेढक की त्वचा चिकनी भी होती है और फिसलन भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू। मेढक का शरीर किसमें विभाजित होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, हेड एंड ट्रंक मतलब सिर और धड़, हेड नेक एंड ट्रंक सिर गर्दन और धड़, हेड ट्रंक एंड टेल सिर धड़ और पूंछ, हेड नेक ट्रंक एंड टेल सिर गर्दन धड़ और पूंछ। आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा हेड एंड ट्रंक। आपको पता है मेढक का शरीर हेड एंड ट्रंक यानी कि सिर और धड़ का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इन मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड इज प्रेजेंट ऑन। नर मेढक में मैथुन संबंधी पैड कहाँ मौजूद होते हैं? आपको हम पहले बता दें, ये फोरलिम्ब है ना, हाथ को फोरलिम्ब कहते हैं, उसके अंगूठे में ये वाला यहाँ पर कॉपुलेटरी पैड होते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब, सेकेंड डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ द हिंड लिम्ब एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द हिंड लिम्ब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब मतलब ये फर्स्ट डिजिट है, फोरलिम्ब मतलब ये दोनों, मेढक का अग्रपाद, ठीक है, उसको फोरलिम्ब कहते हैं, उसके फर्स्ट डिजिट यानी अंगूठे में उसका कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स फिल्ड विथ केराटिन इज कॉल्ड एज। त्वचा का सबसे बाहरी परत जो कैरोटीन से भरी मृत कोशिकाओं से बनी होती है उसको क्या कहलाते हैं? कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। जब सबसे बाहरी परत की बात आती है तो हम लोग एपिडर्मिस पर टिक मार्क करते हैं, कल इसको समझाया भी गया है। एपिडर्मिस मतलब, एपी मतलब बाहरी और डर्मा मतलब स्किन, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका एपिडर्मिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट इन लेंथ। पूछता है कि मेढक का आहार नाल लंबाई में छोटा क्यों होता है? ठीक है, मेढक का आहार नाल लंबाई में छोटा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी है, इसीलिए उसका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है। तो बोल रहा है कि मेढक का आहार नाल लंबाई में छोटा क्यों होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज दे आर
कार्निवोरस, क्योंकि वे मांसाहारी है। आपके पास 4 ऑप्शंस रहेगा, क्योंकि वे शाकाहारी है, क्योंकि वे मांसाहारी है, क्योंकि वे सर्वाहारी है, इनमें से कोई नहीं। शाकाहारी क्या हुआ? हर्बीवोर्स, मांसाहारी कार्निवोर्स, सर्वाहारी शाकाहारी हर्बीवोर्स, मांसाहारी कार्निवोर्स, सर्वाहारी ओमनिवोर्स। तो मेढक क्या है? मेढक मांसाहारी है, जिसके चलते उसका आहार नाल लंबाई में छोटा होता है। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको पहले समझाया जा चुका है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू। एस्टिवेशन मतलब होता है समर स्लीप। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो मेढक जो है वो, उसका शरीर का तापमान हम लोगों को पता है स्थिर नहीं रहता है। तो बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंड में आपको मेढक नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी में वो इनएक्टिव हो जाते हैं, टेम्पररी इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन। और बहुत अधिक ठंड में भी वो थोड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है शीत निद्रा, यानी कि विंटर स्लीप, है ना। तो ये दोनों समय जब वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में हो, तो मेढक किसके थ्रू श्वसन का काम करता है? मेढक अपने त्वचा के थ्रू श्वसन का काम करता है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, ए स्किन, बी लंग्स, सी बोथ स्किन एंड लंग्स एंड डी नोस्ट्रिल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ए स्किन, ठीक है, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज। मेढक का परिसंचरण तंत्र है। ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शंस है नॉट डेवलप्ड एंड ओपन, अविकसित एवं खुला, नॉट डेवलप्ड एंड क्लोज्ड, अविकसित और बंद, वेल डेवलप्ड एंड ओपन, सुविकसित और खुला, वेल डेवलप्ड एंड क्लोज, सुविकसित और बंद। आपका सही आंसर हो जाएगा मेढक का सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है और क्लोज्ड है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रवाह करता है। ब्लड वेसल्स मतलब धमनी, सिरा और रुधिर के शिकाएं, ब्लड आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन फ्रॉग हार्ट इज। मेढक का हृदय क्या है? जरा देखें। 2 चैम्बर्ड यानी 2 कोष्ठकीय, 3 चैम्बर्ड 3 कोष्ठकीय, 4 चैम्बर्ड 4 कोष्ठकीय, नन ऑफ दिस। हम लोगों को पता है कि मेढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? मेढक के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ना। पक्षियों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। मछली में 2, मेढक में 3, सरीसृप वर्ग में सबको 3, लेकिन मगरमच्छ एक एक्सेप्शनल है, उसको 4 चैम्बर्ड हार्ट है। पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय, हमारा हृदय 4 कक्षीय। तो यहाँ क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है मेढक से। तो मेढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? मेढक के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन फ्रॉग इज। मेढक में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए यूरिया, बी अमोनिया, सी यूरिक एसिड और डी यूरिक एसिड अमोनिया। तो आपको बता दें कि मेढक का उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिया है, यूरिया। और इसीलिए मेढक को यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। यूरियोटेलिक उनको कहा जाता है जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया रहता है, ठीक है। आप क्लास में बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में बने रहिए, क्योंकि एक एमसीक्यू के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन, उस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर तैयार कराया जाता है, ठीक है। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इन फ्रॉग इज। मेढक में पित्ताशय का क्या कार्य है? आपके को 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ए प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, बी स्टोरिंग बाइल जूस, सी एक्सक्रीशन एंड डी ब्लड सर्कुलेशन। हम लोगों को पता है कि गॉल ब्लैडर पित्ताशय का काम क्या है? स्टोरिंग बाइल जूस, बाइल जूस को, पित्त रस को स्टोर करना, ठीक है। सो पित्त रस का भंडारण है ना, स्टोरिंग बाइल जूस, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। नॉट पर ध्यान देना बच्चा लोग, नॉट ये बहुत जरूरी है। बार बार आपको बताया जा रहा है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में या अभी भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो यहाँ पर देखना नॉट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, निम्नलिखित में से कौन मेढक के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए क्लोइका यानी कि अवस्कर, बी लीवर, सी किडनी और डी स्मॉल इंटेस्टाइन। जब नॉट पे बात आ गई है तो मेरा सही आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। और रेस्ट जो तीन बचे, क्लोइका, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। लीवर तो तुम समझ गए, लीवर मतलब यकृत, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। क्लोइका क्या हुआ? क्लोइका मेढक के शरीर में एक ऐसा छिद्र जिससे वो अनडाइजेस्टेड फूड यानी अनपचा भोजन, यूरिन यानी कि मूत्र, और अगर मेल फ्रॉग है तो स्पर्म और मादा फ्रॉग है तो एग को रिलीज करते हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पढ़ाया गया है क्लास 10 में। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वो है नेफ्रॉन, है ना। ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्लास 10 में भी बताया गया है। सो 4 ऑप्शंस है, नेफ्रॉन, अल्वियोलस, न्यूरॉन और प्लाज्मा। तो जब वृक्क की बात आ रही है, किडनी की बात आ रही है, तो वो क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है। आ गया क्लोइका से रिलेटेड क्वेश्चन। द डैश इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज टू पास फेकल मैटर, मतलब कि मल, अनपचा भोजन, फेकल मैटर उसी को बोलते हैं, यूरिन यानी कि मूत्र, एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि डी क्लोइका। ठीक है, क्लोइका। अभी जस्ट इस पर बात हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। आपके पास 4 ऑप्शंस है, कोनस आर्टरियोसस, बी साइनस वेनोसस, सी आर्ट्रिया और डी अल्वियोलस। बोलता है कि निलय हृदय के उदर भाग पर एक थैलीनुमा डैश में खुलता है। आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा कोनस आर्टरियोसस, धमनी शंकु, ये राइट आंसर है। ठीक है। इन द फ्रॉग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, मेढक में बाह्य निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तुम लोगों को अभी क्लास के शुरुआत में ही बताया गया था। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो कहाँ होता है? वो वाटर में होता है, इसीलिए तो यह स्थल और जल दोनों में पाया जाता है। 4 ऑप्शंस है, ए एयर, बी वाटर, सी लैंड और डी ट्री। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वाटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत आसान। लार्वा ऑफ द फ्रॉग इज, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपोल, है ना। 4 ऑप्शन है, कैटरपिलर, प्लैन्यूला, टैडपोल और करकेरिया, सरकेरिया। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? टैडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग। मस्तिष्क से निकलने वाले नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है ना। कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, वो कितने होते हैं? मेढक में 10 पेयर्स होते हैं, 10 जोड़ा। सो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 5 पेयर्स, बी 10 पेयर्स, सी 12 पेयर्स एंड डी 15 पेयर्स। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 पेयर्स। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इन फ्रॉग्स रेस्पिरेशन कैन बी, मेढक में श्वसन हो सकता है किसके द्वारा? आपको दिया गया है ऑप्शन, ए क्यूटेनियस, बी पल्मनरी, सी बोथ क्यूटेनियस एंड पल्मनरी, डी एनारोबिक। क्यूटेनियस मतलब जब वह त्वचा से ले रहा है, श्वसन कर रहा है, क्यूटेनियस मतलब स्किन से, और पल्मनरी मतलब लंग्स से, है ना। क्यूटेनियस मतलब त्वचा से और पल्मनरी मतलब लंग्स से जब वह श्वसन का कार्य कर रहा है। तो अभी आपको समझाया गया कि जब वह हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में हो तो वह स्किन से रेस्पायर करता है, त्वचा से श्वसन का कार्य करता है, और जब वो सामान्य पाया जा रहा है स्थल पर तो वह लंग्स के थ्रू वह श्वसन का कार्य संपादित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इन फ्रॉग रेस्पिरेशन कैन बी सी, बोथ क्यूटेनियस एंड पल्मनरी, त्वचीय और फुफ्फुसीय दोनों। ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, आंसर याद कीजिए,
रिवीजन कीजिए और क्लास में बने रहिए। अगले क्लास में इससे बढ़ते हुए क्रम में जो चैप्टर है आपको उसका रिवीजन कराया जाएगा। थैंक यू।